हेलो गाइज, मैं हूं नेहा, मैं हूं एक बायोलॉजी एजुकेटर और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बॉक्स में क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का पोर्शन बायोलॉजी। और बायोलॉजी में इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ट्रिक्स और इसको हम डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक लर्निंग ट्रिक अपनाएं और आपको कुछ नहीं करना है, बस ईयरफोन, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती जाऊंगी उसको नोट डाउन करते हुए जाइएगा। और अगर आप इसको सुन रहे हैं तो एक लर्निंग ट्रिक है वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो अगर आप उस लर्निंग ट्रिक को अपनाते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको बस अपने माइंड को ये कहना है कि मैं आज जो भी पढ़ने वाला हूँ, जो भी सुनने वाला हूँ, मुझे सब कुछ याद रहने वाला है। और अब जब आपने अपने माइंड को ये कह दिया है तो बस मेरी आवाज़ और आपका माइंड, बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं और आपके लाइफ में ये चीज़ घटती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। आप साल भर पढ़ते होंगे, आपको याद नहीं होती होगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप बुक की एक एक लाइन पढ़ जाते हैं उतने कम समय में। अगर सुबह एग्ज़ाम है तो रात भर में आप पूरी बुक की एक एक लाइन पढ़ जाते हैं और वो सारी चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। भले उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आप भूल जाएं, लेकिन आपको उस समय वो सारी चीज़ें याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग को पता है, दिमाग मोटिवेटेड रहता है इस चीज़ के लिए, दिमाग पे प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है। तो कुछ भी तैयारी करने से पहले आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, एक अच्छा एक रीज़न होना चाहिए कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, तभी आप उस तैयारी को कंप्लीट कर पाते हैं। अदरवाइज आप उस तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं। तो बिना डिले करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेजी होंगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए और ड्रीम को फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी, लॉजी आप जहाँ भी देखिए तो समझ जाइए लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ बायो, बायो मीन्स होता है लाइफ। सो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। ओके, लॉजी का मतलब हर जगह क्या होगा? स्टडी। एंड बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग बीइंग। सो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी के टर्म किसने दिया? सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड दिया था लामार्क ने। एंड बायोलॉजी की जो दो ब्रांच होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। ऐसे बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन मेन दो ब्रांचेस होती हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी, लॉजी का मतलब मैंने क्या बताया? स्टडी, और जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। पॉइंट नंबर 1, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। गेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था और आयु वृद्धि, जो आपकी एज बढ़ रही है, उसके बारे में किस सेक्शन में अध्ययन किया जाता है? गेरोंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में कौन सा वॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वर्मी कल्चर में यूज किया जाता है कंपोस्ट बनाने में। ओके, वो कंपोस्ट जो अर्थवॉर्म के यूज से बनता है उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो मृदा क्या है? सॉइल। सॉइल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। कीटों का विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? कहलाता है एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे? डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जो है फॉसिल प्लांट्स, जो फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ऑलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आपको कोई पॉइंट समझ में आए या ना आए, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। जैसे हम जब रामायण पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो बहुत हमको चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन पढ़ते जाते हैं और पढ़ते पढ़ते हमको वो जो छंद है, चौपाई है, वो याद होने लगती है। बस ध्यान लगा के सुनना है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, ये तो याद हो जाएगा, सर्प से सर्पेंटोलॉजी। और
अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं ना उन सबका नाम ओ से ही रिलेटेड होता है, ऑस्टियो से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, कहीं भी हाइड्रो समझे तो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाता है? वाटर। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि फादर कौन कौन से, विभिन्न शाखाएं जो हैं, अलग अलग जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, उनके फादर कौन कौन हैं। जूलॉजी के अरस्तु, बॉटनी के थियोफ्रेटस, माइक्रोबायोलॉजी के लुईस पास्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पास्चराइजेशन की खोज भी इन्होंने की थी, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, वैक्सीन की खोज की थी इन्होंने। टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, टैक्सोनॉमी जो नेमिंग होता है कि किस तरह से नेमिंग करना है, क्या नाम रखना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमने ढूंढा है उसका क्या नाम रखना है, उसकी खोज किसने की थी? वो कौन बताया था? कैरोलस लीनियस। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल को देखा था। और याद रखना है कि इन्होंने जो सबसे पहले सेल को देखा था वो डेड सेल देखा था, कॉर्क से देखा था, क्वार्कस प्लांट के कॉर्क को देखा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन जो इन्होंने सेल देखा था वो डेड था। और इसके बाद लिवन हुक आए जिन्होंने पॉन्ड वाटर के सेल को देखा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि डेड सेल किसने देखा और जीवित सेल किसने देखा? तो डेड सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था और जो लिविंग सेल था वो लिवन हुक ने देखा था। एल फॉर लिविंग और एल फॉर लिवन हुक। म्यूटेशन के फादर थे ह्यूगो डेवराइज। माइकोलॉजी के फादर एंटन डी बेरी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर स्टीफन हेल्स। मॉडर्न बॉटनी के कैरोलस लीनियस, मॉडर्न बॉटनी के कौन है? कैरोलस लीनियस। और ऐसे बॉटनी के थियोफ्रेटस हैं। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, एंड्रो, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ABO के बारे में, ठीक है। एंड्रोक्राइनोलॉजी थॉमस अल्वा एडिशन। जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉन मैंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न जेनेटिक्स TH मॉर्गन। इंडियन पैलियोबॉटनी बीरबल साहनी, इंडियन पैलियोबॉटनी बीरबल साहनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग पाल बर्ग। फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। इंडियन फाइकोलॉजी MOP आयंगर। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। फार्मास्यूटिकल साइंस हिपोक्रेटस। माइक्रोस्कोपी एंटनी वॉन लीवेनहॉक। जीन थेरेपी एंडरसन। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा? इस पेज में हमने पढ़ा विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बारे में पढ़ा और किसकी स्टडी को क्या कहते हैं और किसके फादर कौन हैं, अलग अलग जो शाखाएं हैं उनके फादर कौन हैं। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अब हम ये पूरा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उन्हीं टर्म्स को ज़्यादा फोकस करूँगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सवालों का अध्ययन, एल्गोलॉजी, आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी। किसी भी ऑर्गन के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है एनाटॉमी, ओके। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने नाम सुना होगा। एनाटॉमी मतलब हो गया उसका पूरा स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब हो जाता है उसके फंक्शन वगैरह, उसकी वर्किंग के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ऐसे ही टेरिडोलॉजी हो जाता है, टेरिडोफाइटा का अध्ययन। अलग अलग अगर उसके क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन को हम ले तो जो भी है ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके स्टडी के आगे बस लॉजी लगा देना उनके नाम के आगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। फिर है फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन हो गया। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कि हम आर्टिफिशियल जीन्स का कैसे निर्माण करते हैं, उनका स्थानांतरण कैसे करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे डालते हैं या फिर एक प्लांट से दूसरे में कैसे डालते हैं, ये सब हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। देन माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, किसी भी चीज़ के उनके फंक्शन को, वर्किंग को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। एंड स्पेस बायोलॉजी, जब हम अंतरिक्ष और वायुमंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे और वहाँ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो स्पेस बायोलॉजी हो जाएगा। देन
हाइड्रोफोनिक, हाइड्रोफोनिक होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो जब हम बागवानी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और मृदा के बिना अगर बागवानी के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है हाइड्रोफोनिक्स, ओके। देन जंतु विज्ञान की और भी अलग शाखाएं हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, जिसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, जैविक अजैविक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जिसमें पढ़ते हैं। ये बात याद रखने की है कि जैसे स्टडी हो गया तो वो लॉजी हो जाएगा, और जो इनको पढ़ते हैं तो वो लॉजिस्ट हो जाते हैं, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी जो एम्ब्रायो के बारे में पढ़ते हैं, भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं। और जो एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइमोलॉजी, तो डॉक्टर क्या हो जाएंगे, एंजाइमोलॉजिस्ट हो जाएंगे, ओके। जेनेटिक्स, जिसमें हम हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कोई कैरेक्टर मदर फादर से बच्चों में पहुंचता है। फिर हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को बोलेंगे, और जो इसकी स्टडी करेगा हिमेटोलॉजिस्ट बोलेंगे इसको। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को, स्तनधारियों के मैमल के अध्ययन को मैमेलॉजी बोला जाता है। हम सब क्या हैं, मैमल्स हैं, जिनमें स्तन होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उनको मैमल्स बोला जाता है। न्यूरोलॉजी, जो तंत्रिका तंत्र, ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और जो ब्रेन का ये करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, न्यूरो सर्जन कहलाते हैं। ब्रेन जिनसे आप चेकअप कराने जाते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। दांत जिनसे दिखाने जाते हैं उनको ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है, और इसकी स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारण का अगर हम पता करते हैं तो कहाँ, पैथोलॉजी उसको बोला जाता है। और अगर हम रेडियो एक्टिव, हमारे बॉडी में रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहलाता है रेडियोलॉजी। एंड टैक्सोनॉमी होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मिला, अब उसका नाम कैसे रखना है, किस बेसिस पे उसका नाम रखा जाएगा, क्या रूल्स होंगे, तो वो टैक्सोनॉमी में आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब वन लाइनर, अब हम पढ़ेंगे। मेन पेज अब स्टार्ट हो गया चैप्टर वाइज। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले इवोल्यूशन जो टर्म था वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, और उन्होंने ही उसको परिभाषित किया था। लेमार्क और डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क बहुत ही फेमस हैं इवोल्यूशन से लेकर के। और जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का फंडा दिया था कि जो फिट है, जो अडेप्ट कर सकता है वही आगे बढ़ता है, कहीं भी जो अडेप्ट करता है, जो अपने आप में चेंजेस लाता है वही आगे बढ़ता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अडेप्ट नहीं होंगे पढ़ाई में, अगर आप अपने में चेंजेस नहीं लेके आएंगे, पुरानी चीज़ों में ही पड़े रहेंगे, तो फिर आप फिट नहीं होंगे, सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे इस फील्ड में, फिर आपको कोई और फील्ड चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने दिया था फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। एंड वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना गया, क्रो मैग्नॉन ह्यूमन को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था, लमार्क ने इवोल्यूशन का नाम दिया था, बट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था। नेचुरल म्यूटेशन का कारण क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब उद्विकास, उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किसने बताया था, ह्यूगो डे व्राइस ने। आर्चियोप्टेरिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्चियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जिसका जो है फॉसिल मिला था, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किसके पूर्वज हैं, हाथी के पूर्वज। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गे की, और सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, आर्किया था। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। जो बियर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, पूरी ठंडी वो सोए रहते हैं, कुछ नहीं करते। किस जीव में स्नायु, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, वो होते हैं स्टारफिश। यहाँ से अभी ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होना नहीं शुरू होता है। जीवाणुओं में भी किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ हमारी बॉडी में एक्चुअली 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम ह्यूमन बीइंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम भी हमारी बॉडी में हमारे सेल में पाए जाते हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। दोनों के पास 70S राइबोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने राइबोसोम के बारे में बताई सारी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन फैक्ट्री हमारे बॉडी का कौन है, राइबोसोम है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है उनमें। किन पौधों में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में जाइलम वेसल नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके जो फ्लोएम्स होते हैं उनमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल भी नहीं होता है, उसकी जगह पे उनमें सीव सेल पाए जाते हैं। मानव हृदय का बायां
निलय, प्रकोष्ठ, जो हमारे जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका जो बायां हिस्सा होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजनेट ब्लड होता है और जो दायां हिस्सा होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। देन 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? विटकर, WH विटकर ने दिया था। इसका ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगी, जब ट्रिक सेशन में हम जाएंगे तो मैं इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। ऐसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स हैं जिसके बारे में WH विटेकर ने दिया था। इसी में हम कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, किस ग्रुप में आता है, तो उसमें हम रखते हैं उसको। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिटॉक ने। किसने की थी? मैकक्लिटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, मतलब कौन से जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कौन सा नहीं पाया जाता? वो होता है थायमिन। कौन सा नहीं पाया जाता है? वो है थायमिन। ओके, एक थायमिन होता है विटामिन वाला, ठीक है, THIAMINE, एक वो होता है थायमिन THYAMINE। तो थायमिन THY वाला इसमें नहीं पाया जाता है। और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं, एडेनिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस 2 पार्ट में होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना करके रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं। इसमें AG होता है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। इसमें AGCT, मतलब AGCT मारो, ओके, प्यूरिन, पिरिमिडिन। देन ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है क्योंकि वो मैमल है, उसमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। वह समूह जिसके जंतु रात्रिचर, नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है, जो रात में जगते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। इनमें ये ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। मानव के बारे में पूछा जाता है होमो सेपियंस, जो पहला नाम होता है जीनस एंड सेकंड होता है स्पीसीज का नाम। पहला नाम जीनस डिनोट करता है और सेकंड स्पीसीज बताता है, ठीक है। गाय का पूछा जाता है बॉस इंडिकस, और मटर का ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मटर पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका होता है पाइसम सटाइवम। आम मैंगीफेरा इंडिका, ये भी पूछा जाता है। एंड बाघ का पूछा जाता है पैंथेरा टाइग्रेस, शेर का पैंथेरा लियो, ओके। देन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाशिक मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होता है ना, लाइट फेज और डार्क फेज। तो लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में, थैलाकॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, उसके पूरे स्टॉक को क्या बोलते हैं? ग्राना। और जो में डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, लिक्विड पार्ट में होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन टूट जाता है, जो वाटर है, वाटर से H2 और O टूट जाता है और उसका यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने में, और उसी एनर्जी को फिर CO2 के कार्बन के साथ कंबाइन करके फिर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन। हम लोगों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। मोलस्का एंड क्रस्टेशियंस में हीमोसाइनिन मतलब इनमें, हमारे में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। इनमें आयरन की जगह कॉपर होता है, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड है उसका रंग नीला होता है। की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? माइकोरहिजा। फंक्शनल एसोसिएशन कौन सा पाया जाता है? माइकोरहिजा। देन ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? दे आर फंगी। ये लोग फंगी हैं और ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये अपना खाना कैसे खाते हैं? अगर इनके सामने ये सड़ा गला खाना खाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब कि जो रोटेन पार्ट्स खाते हैं, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, तो ये सड़ा गला खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं? ये अपने शरीर से जूस निकालते हैं और उस सड़े गले खाने को, सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन एक तरह से बाहर हो गया, बाद में एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो खाने में एक तरह से थूक दिया, लार गिरा दिया और उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर लिया बाहर और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पी लिया। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। किसी भी प्लांट में मेन जो होता है वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से, इसी को पचाने की वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले होते हैं, उनका जो इंटेस्टाइन होता है काफ़ी लंबा होता है हमसे,
ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन फंगी और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है। एल्गी इसको खाना बना के देता है और फंगी जो है इसको रहने के लिए जगह देता है। दोनों मिलकर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन में रहते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनता है, जिससे लिटमस पेपर फॉर्म होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका। क्लोरोफिल, हाँ, फ्लावर के पूरे पार्ट्स को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। एंड क्लोरोफिल कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के, ABCDE। एंड क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यही ट्रैप करता है सनलाइट को, ठीक है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रैकिया द्वारा। कुनैन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट का उदाहरण है, जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसका लाल रंग क्यों है, इसका ब्लू रंग क्यों है, ठीक है। और हाँ, अभी एक क्वेश्चन याद आया कि जो गाय होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी आंखें इतनी ज़्यादा क्यों चमकती? क्योंकि उनकी आंखों में टैपेटम नाम का एक लेयर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो नींबू है, नींबू में जो खटाई है वो किस कारण से? सिट्रिक एसिड के प्रेजेंट से। और चाय में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? टैनिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के लिए है, के कारण है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सहतूत के फलों में ही जो है सिल्क वॉर्म ग्रो करते हैं, ठीक है। इसी में मलबेरी में ही सिल्क वॉर्म ग्रो करते हैं और सिल्क वॉर्म के ग्रो को सेरिकल्चर बोला जाता है। सर्पों की विष ग्रंथियां जो वीनोम ग्लैंड्स है किस अंग के समान है? केसुरु की प्रणालियों की लार ग्रंथियों, जैसे हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, उसी तरह से उनका वीनोम ग्लैंड। पीचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। पीचर प्लांट है ना, पिक्चर की तरह लगता है और वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है। ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो है, ये जिस इसमें ग्रो करते हैं, मिट्टी में ग्रो करते हैं, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी घटक है हमारे बॉडी में। तो अगर नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। देन चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। पीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण जो है घड़े के समान रूपांतरित पिक्चर की तरह होते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? ऊंट। ऊंट बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है, 8 से 10 लीटर। तो कहाँ स्टोर करके रखता है? इंटेस्टाइन का भी यूज़ करता है। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन सा है? आकशेरुकी। कोलोसल स्क्विड। अभी एक और चीज़ याद आई कि हमने पढ़ा कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, तो टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और उनके फादर थे बिचेट, ठीक है, जेवियर बिचेट। फादर ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी जेवियर बिचेट। लीची के फलों की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा राइजोम कहलाता है। हल्दी कहाँ से मिलता है? स्टेम। ये भी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट एडिबल है। तो आलू क्या है? तना है या फल है या रूट है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिनिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा सिल्कवॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में कमर्शियल फाइबर उत्पन्न कर सकता है? प्यूपा। इसको बेचारे को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है या अवन में डाल दिया जाता है और उससे निकाला जाता है सिल्क। गहिर वाले वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनका तापमान कैसा होता है? हमेशा एक जैसा, चाहे बाहर कोई भी कैसा भी तापमान हो, इनके अंदर का तापमान हमेशा नॉर्मल होता है, 37 डिग्री तक होता है, ताकि ये इनको हर जगह माइग्रेट ना करना पड़े। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? बच्चे नहीं। एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन एवं मनन करना मनुष्यों को वानर गुणों से अलग रखता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, मतलब स्पर्म सेल सबसे छोटी सेल है हमारे बॉडी में। और जो ह्यूमन की जो आरबीसी होती है वो भी सबसे छोटी आरबीसी होती है। और
जो सबसे सेल छोटी होती है पूरे दुनिया में, जो सबसे छोटी सेल होती है उसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। और जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है, ठीक है। जो हमारी जो तंत्रिका तंत्र की जो सेल होती है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। और सबसे बड़ी सेल जो होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। और लॉन्गेस्ट में नर्व सेल आ जाएगी, वो 2 मीटर लंबी होती है। सील किस वर्ग का प्राणी है? मैमल। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वार्कस। कॉर्क में ही देखा था ना रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल को, तो किस पेड़ से मिला था? क्वार्कस, ठीक है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी, ये भी स्तनपायी हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने को रोपने में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति, सल्फर के कारण उसकी वैसी गंध होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। जो वहाँ होते हैं ना रेगिस्तान में, उनको ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। और उसके ऊपर, पूरे स्टेम के ऊपर सुबेरिन नाम का लेयर होता है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है एक्स्ट्रा ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर पाई जाती है, किस चीज़ की? सुबेरिन की लेयर पाई जाती है। एपिफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, लगातार, मतलब ऐसा सोचना है कि आज इसको कंप्लीट कर लेना। आप एक बार सुनेंगे आधा याद होगा, 2 बार सुनेंगे आधा याद होगा, ठीक है। ऐसे कर करके आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण होती है, ठीक है। फायरफ्लाई जो चमकता है ना, जुगनू, क्यों चमकता है? क्योंकि ल्यूसीफेरस की वजह से, ठीक है, एंजाइम की वजह से। सन हेम्प जूट किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। फ्लोएम का जो पार्ट होता है ना, उसी से क्या निकलता है? फ्लोएम फाइबर से सन हेम्प जूट। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? सबसे पहले तो ये पुस्तक ही इंपॉर्टेंट है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से ही पता चलता है ना। जीवों के उद्विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलमेंडर, अजगर, कंगारू। देन किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? रेप्टिलिया में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जित उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? प्लासेंटा। प्लासेंटा से ही जो है, जो बच्चे होते हैं अंदर, उनको न्यूट्रिशन मिलता है और अपना जो है एक्सक्रीट भी कर पाते हैं वो। चमगादड़ कैसा प्राणी है? वार्म ब्लडेड है। हम लोग भी वार्म ब्लडेड है, मतलब हमारा टेम्परेचर हमेशा एक सा रहता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। फॉसिल की अध्ययन किसमें? प्लांटोलॉजी में होती है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग। और इसी के अंडा जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा अंडा कहलाता है, लार्जेस्ट सेल। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। फाइट्स का मतलब हमेशा पौधा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम में। जाइलम में लिग्निन, जाइलम जो टिश्यूज होते हैं उनमें लिग्निन पाया जाता है और ज़ेरोफाइट्स के ऊपर सुबेरिन पाया जाता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस फेज में, ठीक है। डीएनए संश्लेषण किस में होता है? एस फेज में। और जो हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, काइनेटोकोर्स वगैरह जो बनते हैं, वो एस फेज में बनते हैं। इस पे मैंने वीडियो बना के रखा है, माइटोसिस पे फिल्मी वीडियो है, एक लव स्टोरी के थ्रू मैंने समझाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। डाई एटम से पता चलता है कि इंसान जिंदा में डूबा है या फिर मारने के बाद उसको फेंका गया है। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिकाजेंथीन के कारण। किसके कारण? कैरिकाजेंथीन के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? भूरी शैवाल से, लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं?
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फ्री नाइट्रोजन को अलग यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? इसलिए क्योंकि वो मर जाते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेल्स से सब कुछ अंदर से निकल जाता है और वो मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है उनके लिए। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजेन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूशिया फिश। तो अगर आपका तालाब है, कुआं है, मच्छर बहुत ज़्यादा है तो गैम्बूशिया फिश छोड़ दीजिए, सारे मच्छर को खा जाएंगे वो, ठीक है। बिस्फेनॉल BPA क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स क्या है? जो बायो मतलब लाइफ, किसी लाइफ से प्राप्त किए जाते हैं एंटीबायोटिक, जीवाणुओं से, ठीक है। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम उपस्थित होता है? ईस्ट में जाइमेस प्रेजेंट होता है। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बहुप्रभाविता का नियम। मल्टीपल इफेक्ट। क्यूनिन तथा क्विनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने रूल्स ऑफ हेरिडिटी को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का यूज किया था? गार्डन पी, मटर, पाइसम सटाइवम, ठीक है। बहुत सारे सैंपल लिए थे उन्होंने। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूखा संयुक्ता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? -25 to -35 डिग्री सेल्सियस के बीच। नाउ सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद एंटोन वॉन लीवनहुक आए जिन्होंने जो है लिविंग सेल ढूंढा था। फिर प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई, परकिंजे ने किया। एक्चुअली परकिंजे ने नाम दिया था, पहले उसको सार्कोड बोला जाता था प्रोटोप्लाज्म को, देन परकिंजे ने उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया एंड देन फिर न्यूक्लियस की खोज हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये सारे खोज इंपॉर्टेंट है। जैव कोशिका की किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर? सेल में किसको पावर हाउस बोला जाता है जहाँ से ATP बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितना ATP बनता है? 38 ATP। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पादित करने वाले जो साइकिल है उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में ATP बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लाज्मा झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किन पदार्थों का बना हुआ होता है? बाइलिपिड लेयर का बना हुआ होता है। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसमें 5%। मानव शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं? स्प्लीन में पाए जाते हैं। T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट जर्म्स को, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करते हैं। किस जीवाणु में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम किसमें नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या? सेल वॉल। हमें अनुपस्थित होती है सेल वॉल। और सेल थ्योरी भी जरूर पढ़ के जाइएगा, थियोडर एंड स्वान ने दिया था, सिल्डर एंड स्वान ने, ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा कि सेल थ्योरी क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में फॉर्म होता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम सेल डेथ के सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोजोम। लाइसोजोम को डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने सेल को ही फिर एंगल्फ कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो सेल को एंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, नहीं तो वो बाकी सेल को भी बर्बाद कर देंगे। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मनुष्य के किस टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका उत्तक। मेरी एक वीडियो है जिसमें पूरे सेल और सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं।
मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू ही ऐसी टिश्यू होती है जो डिवाइड नहीं होती एक बार बनने के बाद, और उसका लाइफ स्पैन हम जब से जिंदा होते हैं मतलब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक उसका लाइफ स्पैन होता है। अगर कोई एक बीच में मर गया तो फिर वो फिर से डेवलप नहीं होगा। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों में पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल के अंदर चला जाना कुछ, और एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर कुछ चला जाना। जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, जब एक जो है जीन दूसरे के उसको छिपाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जो जीवित अंश है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम, बता दिया है मैंने। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 पेयर 46। जिसमें कि 22 ऑटोजोम्स होते हैं। लास्ट पेयर सेक्स जो होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। 22 पेयर से आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और लास्ट से आपका सेक्स डिसाइड होता है, आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, बता दिया है पहले ही। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था कि इन्होंने बताया था 2 नाम होना चाहिए, लंबा चौड़ा नाम नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक नाम जीनस और दूसरा बताएगा स्पीसीज। जैसे हम लोगों में मेन नेम होता है फिर सरनेम होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीसीज नाम ही मेन उसमें होगा। 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। जो प्लांट सेल में 2 सेल हैं उनके बीच जो चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है? प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से स्टोमाटा खुल जाता है? स्टोमाटा कैसे खुलता है? K+ आने से स्टोमाटा खुल जाता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा गया है? गोल्जी ऑपरेटस को। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। एंड गोल्जी apparatus बोला जाता है इसको, गोल्जी बॉडीज बोला जाता है इसको। गोल्जी ने कैमिलियो गोल्गी ने इन्होंने खोजा था इसको। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। एंड प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था, लेकिन इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था निकोलसन एंड सिंगर एंड निकोलसन ने। सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य, मतलब परमिएबल होती है। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल और एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और मानव शरीर की सबसे छोटी सेल जो है ग्रैन्युल सेल ऑफ सेरेबेलम। एंड मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल ओवम होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पोटैक्सीफोलिया। आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, और फैट को एनर्जी बैंक बोला जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों में प्रचुर मात्रा में किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होती है, मतलब प्रोटीन और फैट दोनों होता है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर में की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। एडिपोज टिश्यू जिनको बोला जाता है ना, वो क्या करते हैं? वो उष्मा इंसुलेटर का काम करते हैं, शरीर में गर्मी पहुंचाने का काम करते हैं। और यही जो है पोलर रीजन के अगर एनिमल्स में होता है तो आपने पढ़ा होगा ब्लबर के बारे में। ठीक है, उसके नीचे, उनके स्किन के नीचे जो है ब्लबर प्रेजेंट होता है, जिससे कि उनको गर्मी मिलती रहती है। एडिपोज टिश्यू
का कलेक्शन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। और जो भी वियर टियर होते हैं वो भी किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नए सेल्स का फॉर्मेशन, सेल को रिपेयर करना, जो डैमेज सेल है वो रिपेयर होते हैं किससे? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के अलावा पेप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ट्रिप्सिन सिक्रेट होता है आपके पैनक्रियाज से, और पेप्सिन सिक्रेट होता है स्टमक से। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज से और पेप्सिन सिक्रेट होता है कहाँ से? स्टमक से। स्टमक के एसिडिक उसमें वो पेप्सिन ग्रो कर जाता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक करता है। और एक होता है रेनिन एंजाइम जो बच्चों में पाया जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं ना, तो उसको पचाने के लिए, मिल्क प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। और जब हम बड़े होते जाते हैं तो ये रेनिन एंजाइम हमारे बॉडी में कम होते जाता है और बुढ़ापे में ये रेनिन एंजाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापे में दूध पीना चाहिए लेकिन थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में, पचता नहीं है बूढ़े लोगों को दूध ज़्यादा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। ठीक है, 0.8 ग्राम पर केजी होना चाहिए। जो आपका बॉडी वेट है उससे 0.8 ग्राम लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि जो बच्चे का ग्रोथ होगा उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, लगभग 70 ग्राम प्रोटीन। इसलिए उनको अलग से प्रोटीन डाइट दिया जाता है, प्रोटीन पाउडर खिलाया जाता है। सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में। सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज होते हैं, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, तो सलाइवा में जो सैलिवरी अमाइलेज जिनको कि टाइलिन बोला जाता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अलसी, तीसी, लीन सीड किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी, तीसी, लीन सीड किसका प्रचुर स्रोत है? एक्चुअली फ्लैक्स सीड किसका प्रचुर स्रोत है? उसमें क्या होते हैं? ज़्यादा ओमेगा 3 वसी अम्ल होते हैं और ओमेगा 3 ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में होता है और एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ही बाइल जूस, लीवर से सिक्रेट हुआ बाइल जूस, पैनक्रियाज से सिक्रेट हुआ पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन से सिक्रेट हुआ इंटेस्टाइन जूस, तीनों आकर के मिलते हैं और सारे जितने भी फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सब यहीं आकर के डाइजेस्ट होते हैं फाइनली, और इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, अनसैचुरेटेड फैट की। ठीक है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। और दूध में जो खट्टापन आता है वो क्यों आता है? क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर होता है, वो लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो दूध में जब दही में जो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टोज शुगर वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? लैक्टोज में। और दूध में थक्का किससे बनता है? जो केसी नाम का प्रोटीन होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, उसकी वजह से दूध जो है क्लम्सी हो जाता है तो दही बना देता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, अल्कनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में सब क्या ज़्यादा होता है? पालक के पत्तों में आयरन मिलता है ज़्यादा और इसके अलावा आयरन के अलावा मैग्नीशियम भी इससे मिलता है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन, अभी बता दिया है मैंने। पालक के पत्ते में लोहा ज़्यादा होता है, इट मीन्स अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है तो आपको पालक का सेवन करना चाहिए। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में, लीवर में। लीवर जो है सिर्फ विटामिन ए को नहीं स्टोर करता, विटामिन ए के साथ विटामिन ए, डी, विटामिन B12 एंड के को भी स्टोर करता है और विटामिन के का यूज़ करता है फिर ब्लड क्लॉटिंग में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ एक्सप्लेन करती हुई जाऊँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जितनी भी चीज़ें मैं डिटेल में बता रही हूँ इन सब पर वीडियो, जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पर मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। और कैरोटीन बाल में भी होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेन। गेहूं और ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन। केसिन नाम के प्रोटीन के कारण, इसी के बारे में मैंने अभी बताया।
किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवले में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। लेकिन सूर्य की किरणें 10 बजे तक ही लेनी चाहिए, उसके बाद अगर आप लेते हैं तो वो सूर्य की किरणें आपको टैनिंग देती है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी, B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होते हैं? विटामिन B6। इंटरेस्टिंग। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। सब्जियों और फ्रूट्स में हमें मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स, और विटामिन एंड मिनरल्स को बोला जाता है प्रोटेक्टिंग फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। इसीलिए जब कोई बीमार होता है तो उनके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन होते हैं और विटामिन हमको से बीमारियों से बचाते हैं। एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, क्योंकि उसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, मिनरल्स होते हैं। बासमती चावल के दाने पकने पे लंबे हो जाते हैं, क्यों? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। अभी मैंने बताया लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, इसलिए दही फिर हमें खट्टा लगता है। तो दही में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत मतलब लीवर। किस संश्लेषण, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि टाइफाइड में कौन सा पार्ट प्रभावित होगा, पोलियो में कौन सा पार्ट प्रभावित होगा, ठीक है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है लीवर से सिक्रेट होता है, विटामिन के बनाता है लीवर, और फिर जो है प्रोथ्रोम्बिन बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन फिर जो है थ्रोम्बिन बनाता है, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? दे आर एसेंशियल कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, मतलब सिंथेसाइज नहीं होते। जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं ना बॉडी के अंदर, तो विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते हैं। और ग्लूकोज भी बन जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, जो लीवर जो है ग्लाइकोजन फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, और देन उसको कन्वर्ट करते रहता है ग्लूकोज में जब भी हमको ज़रूरत होती है। कैसमिर फंक ने किस पोषण तत्व की खोज की थी? कैसमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? यकृत तेल, लिवर तेल मतलब हो गया लिवर ऑयल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। विटामिन ए में ये सब चीज़ें पाई जाती, मतलब इन सब चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, शारीरिक वृद्धि, भार में कमी हो जाती है, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी, विटामिन के। किलोसिस नाम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1। जितने विटामिन हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है उस पर भी मैंने एक ट्रिक वीडियो बना के रखी हुई है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एंड सी। पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 एंड विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। संक्रमण विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? थायमिन होता है, जिसको विटामिन B1 बोला जाता है। फाइबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? फाइबर्स जो है कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, बॉल मूवमेंट को तेज करते हैं हमारे बॉडी में, और ये जो है आंत में ट्यूमर बनने से रोकते हैं। मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। माइक्रो मिनरल्स जो कम अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, और मैक्रो मिनरल्स जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत में होते हैं। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे हैं जो कि हमारे बोन्स के लिए अच्छे होते हैं, हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। अमीनो एसिड वगैरह, हार्मोन्स और विटामिन्स वगैरह को बनाने में हेल्प करते हैं। इन सब से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आगे पढ़ते हैं। कौन सा तत्व किडनी में पत्थरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम जो है किडनी में पत्थरी बनने से रोकता है, और मैग्नीशियम किस में होता है? पालक में। तो पालक खाइए। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से
क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म मतलब मंद बुद्धि हो जाता है बच्चा और बौना हो जाता है। रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, फूड में आयोडीन की कमी होगी तो मंद बुद्धि हो जाएगा और बौना हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स एंड देयर फंक्शंस। विटामिन ए रेटिनॉल बोला जाता है, इसको किसमें पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, लिवर में, ठीक है। और विटामिन ए जो है आपके कैरोटीन युक्त फल जैसे कि गाजर वगैरह में भी होता है। इसका कार्यकी पर प्रभाव, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी से क्या होता है? इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी ओनली। ओके, तो डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। ये हमारे बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। मिलता है ये हमको सनलाइट से सबसे ज़्यादा, और हमारी बॉडी में बन सकता है ये सनलाइट मिलते ही हमारे बॉडी में विटामिन डी बन जाता है। मक्खन, यकृत जो है मक्खन, लीवर, बटर लीवर, हाँ, और जो है मछली का तेल हो गया, अंडे, ईस्ट, इन सब में विटामिन डी होता है। कैल्शियम, फास्फोरस जो है दांतों की वृद्धि, ये सब में ये हेल्प करता है। और अगर ये कमी हो जाए तो क्या होता है? ऑस्टियोमेलासिया होता है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, पैर जो है मुड़ा हुआ। विटामिन ई, टोकोफेरॉल बोला जाता है इसको। विटामिन ई किसमें होते हैं? तेल में, गेहूं में, सोयाबीन, अंडे की जर्दी में। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका कला है उसकी सुरक्षा करना, जनन क्षमता को वृद्धि करना, ठीक है। हेयर के लिए अच्छा होता है, हाँ, आइस के लिए अच्छा होता है ये, पेशियों की क्रियाशीलता। इसकी कमी से क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव जो है क्षमता उसमें कमी आ जाती है, एपिथेलियम कमज़ोर हो जाता है। विटामिन के, इसको बोला जाता है फिलोक्विनोन। इसको क्या बोला जाता है? फिलोक्विनोन। किस में पाया जाता है? हरी पत्तियाँ, अंडा, लीवर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है। अधिकतर में देखिए कि लीवर सब जगह प्रेजेंट है, तो कलेजी खाना चाहिए, ठीक है। तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण ये काम करता है। विटामिन के चोट पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये। B1 थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। अगर नहीं बन रहा रक्त का थक्का तो हो सकता है कि विटामिन के कम हो गया है आपके शरीर में, तो थक्का नहीं बनता है, और फिर जो है प्लेटलेट्स भी कम होने से थक्का नहीं बनता है और नोज से ब्लीडिंग आने लगती है। विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन देख लेते हैं, बी एंड सी। विटामिन बी जो है अगेन डिवाइड है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं इसके। फिर से जो सब ग्रुप हैं इनके अलग अलग नाम हैं, उसको याद कर लेना। B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक, 5 है तो पेंटो, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B7 फोलिक अम्ल समूह, B12 साइनकोबाल्मिन, ठीक है। तो इसका ट्रिक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सी एस्कॉर्बिक एसिड, सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? भाई स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। किस में पाया जाता है? आंवला, नींबू, खट्टे फल में, और चिली में भी पाया जाता है, शिमला मिर्च में भी पाया जाता है। खट्टे फलों के अलावा चिली और शिमला मिर्च में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर जाता है? जाइलम से। और फूड कैसे जाता है? फ्लोयम से। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है? पर्याप्त प्रकाश के, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल। जो रेड लाइट होती है ना, रेड वेवलेंथ, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ए ट्रैप करता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसको विनाइट्रीकरण कहा जाता है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में जो है सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करते हैं कौन? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने का भी काम करता है। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने हुए होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका का होता है? फोटोसिंथेसिस में। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधों के किस सेल में होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही थैलाकॉइड, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है, वहीं क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं क्लोरोफिल। यदि हम केचुआ और जोंक पर नमक छिड़क देंगे तो क्या होगा? डीप्लाज्मोलाइसिस के द्वारा वो मर जाएंगे, क्योंकि नमक छिड़कते ही उनका जो सेल है ना श्रिंक कर जाएगा।
कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर प्रदान करती है, क्योंकि मटर में क्या पाए जाते हैं? लिगुमिनस जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सॉरी दे आर लिगुमिनस प्लांट, और इनमें क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आता है कि फली वाले जो प्लांट होते हैं, लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। ठीक है। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट है कंपोस्ट बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म अगर हम डाल करके कोई कंपोस्ट बना रहे हैं हम कचड़े से, तो उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। किसी पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। किस पौधे को? आंवला। इसी से बनता है ना च्यवनप्राश। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि जो है वो प्याज क्या है, शकरकंद क्या है, ठीक है, गाजर क्या है, रूट है कि स्टेम है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूरा पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और रेशम को पालने को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। उससे क्या प्राप्त होता है? रेशम। सबसे पहले शुरू हुआ था चाइना में। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? H2S। ठीक है, हाइड्रोजन कौन देता है? H2S देता है। किस समूह में पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस जहाँ प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, और लाइकेन जहाँ प्रेजेंट नहीं है मतलब वहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो एयर है उसमें सल्फर, नाइट्रस, ये सब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर की तरफ और नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की तरफ। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद, ये क्वेश्चन आता है। फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, और विथ ओवरी क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब इनसाइड, स्पर्म मतलब जो है सीड। ठीक है, इनसाइड सीड। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। जो रूट उनके ऊपर से निकलता है ना, शाखा से, ब्रांचेस से जो रूट निकलते हैं उनको प्रॉप रूट बोला जाता है। परजीवी पौधे अपने होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? हॉस्टोरियम। किस अंग द्वारा? हॉस्टोरियम। पैरासाइट्स, कसकटा भी आ जाता है पैरासाइट्स प्लांट में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। 2 तरह की रूट होती है, फाइब्रस और टैप रूट। फाइब्रस रूट फाइबर की तरह हल्की हल्की पतली पतली रेशे की तरह होती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरुदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? अकासिया। फिर अब प्लांट्स में ये भी क्वेश्चन आएगा कि कॉटन के लिए किस तरह का मिट्टी चाहिए। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? दलपुंज और बाह्य दलपुंज को कहा जाता है। एसेसरी जो है। हार्मोन्स विकार एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में संपूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन जो हैं भाई एंजाइम से अलग होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का फंक्शन अलग होता है और एंजाइम्स का फंक्शन अलग होता है। हार्मोन्स खाना नहीं पचाने लगते हैं। ठीक है, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका प्रतिवर्धित रूप है? तने का। भ्रूण में हार्ट पल्सेशन कब शुरू हो जाता है? विकास के 4-5वें सप्ताह में शुरू हो जाता है हार्ट पल्सेशन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। ये तो पूरा पढ़ के जाना है कि कहाँ पे कितनी अस्थियां होती हैं। प्रतिवर्धित रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और बच्चों में कितनी होती है? 300। फिर वो फ्यूज होकर के 206 बन जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है जिसको
जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो चूसते हैं आराम से, तो अंदर में जो सेमी फ्लूइड टाइप का जो होता है गीला गीला सा, वो होता है बोन मैरो, वहीं से बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन जो बच्चों में वो नहीं होता है बोन मैरो, तो बोन एक्चुअली टूटा फूटा सा होता है ना, छोटे छोटे फ्यूज़ नहीं होता है, तो बोन मैरो नहीं पाया जाता है। तो उनमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है वो बनता है लीवर से। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो वोम्ब में होते हैं बच्चे माँ के पेट में, उनमें नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जो है डेड सेल का के जो द्रव्य हैं उनका बना हुआ होता है, जिनमें रक्त संचारण नहीं होता, नर्व्स नहीं होती हैं, वहाँ तक नर्व्स नहीं पहुँचती हैं हमारे शरीर का, और एक जगह और नहीं नर्व्स पहुँचती, जो कार्टिलेजेस होते हैं उनमें नर्व्स नहीं होती हैं। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? एनेमल है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जॉइंट रिप्लेसमेंट करने का काम है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जो मिडिल ईयर में पाई जाती है, जिसको स्टेपस कहा जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, जो थाई बोन जिसको बोला जाता है। कशेरुक को स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। स्पाइनल कॉर्ड में बीच में जो फ्लूइड मूव करता है उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणुओं स्पर्म ओवम को निषेचित करता है। कहाँ पे? अब ये आता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो किसमें प्रेजेंट होता है? ये दूध में, ठीक है, तो दूध को पीना चाहिए। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। परिवर्धन भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्व, एमनियन। जो बच्चे हैं ना उनमें जो डेवलप होते हैं उसके अंदर लिक्विड होता है, वोम्ब के अंदर, माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जो डेवलप होते रहता है, अंदर में लिक्विड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जो बच्चों को बचाता है ड्राइंग से। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। और डेंटल फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा, 2123/2123 × 2 होता है एडल्ट का, 2102 × 2 होता है जो बच्चों का, ठीक है। और जो टीन एज वाले होते हैं उनका ये 2122 होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो ये वाला दांत है ना, अकल दाढ़ जिसको बोला जाता है, विजडम टीथ, वो नहीं पाया जाता। उनमें टोटल टीथ जो है 28 होता है, और एडल्ट में 32 होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? सीलम, या फिर उसको स्फैल्किक कैविटी कहते हैं। अलग अलग तरह की कैविटी पाई जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है, बकल कैविटी, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो सबसे बड़ी कैविटी जो है सीलम कैविटी है, ठीक है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन, रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा। टेंडन किसको जोड़ती है? टेंडन जोड़ती है आपके बोन्स को मसल से, टेंडन जोड़ती है बोन्स को मसल से, ठीक है, पेशी को अस्थि से। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन टू बोन। जैसे ब्रिक टू ब्रिक कौन जोड़ता है? सीमेंट, वैसे बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं ये सब, संयोजी उत्तक हैं। मतलब टेंडन और लिगामेंट किस तरह की टिश्यू? टेंडन एंड लिगामेंट आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती हैं? हर्विशियस नलिकाओं के कारण। वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो स्तनियों की जो अस्थि उपास्थि जो है, उपास्थि से इसलिए अलग होती है क्योंकि उसमें हर्वेशियन कैनाल पाए जाते हैं, हर्वेशियन सिस्टम पाया जाता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? ओसिन। जो हमारा बोन है उसका मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है? ओसिन का, ठीक है, प्रोटीन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। मैंने जो है बोन्स पे और कनेक्टिव टिश्यू पे भी वीडियो बना के रखा है। मैं क्या करती हूँ कि सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आपको सहूलियत हो जाएगी वहाँ से ढूंढने में। और आपको किसकी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगी। कौन लसिका लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? आरबीसी की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि आरबीसी का जो है ना साइज बड़ा होता है, तो वो उससे कैपिलरी के छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे नहीं निकल पाता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट।
मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लाइट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। ठीक है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 300। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हम खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि के कारण। अब ये है कि जॉइंट्स, किस तरह के जॉइंट्स जो है हाथ में कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, खोपड़ी जो है जुड़ी हुई होती है पाइवोट जॉइंट से, फिर आपके जो है एल्बो और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इधर जो हाथ जो आपका मुड़ता है ये हो गया आपका हिंग जॉइंट। ठीक है, इधर सैडल जॉइंट पाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो ये पढ़ के जाइए। मनुष्य के कंकाल में हिंग जॉइंट का एक उदाहरण अल्ना और ह्यूमरस मिल करके जो है बनाते हैं, अल्ना बोन और ह्यूमरस मिलकर। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 कितना होता है? पहले हम लेते कितना है? जितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उतना पूरा लेते हैं, 0.04% प्रेजेंट होता है, और छोड़ते कितना है? 4% छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% लेते हैं, और छोड़ते कितना है? 17% छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं ना ATP बनाने में। ठीक है, एनर्जी बनाने में। अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन प्रक्रिया कहते हैं? श्वसन नली प्रक्रिया द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? त्वचा से। ठीक है, शीत निद्रा में वो हाइबरनेशन जब करते हैं तो सिर्फ स्किन से वो श्वसन करते हैं, और मेढक जो है अलग अलग जगह से श्वसन करते हैं, बक्कल कैविटी से करते हैं, लंग्स भी होता है उनके पास, और मॉइस्ट स्किन भी होता है। और मेढक का जो मेटामॉर्फोसिस है अलग, ठीक है, वो बचपन से लेकर के वो कैसे जन्म लेते हैं, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, ये भी पढ़ के जाइए। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%, जो मैंने अभी बताया। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? RBC। RBC में होते हैं हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। RBC को रेड ब्लड कणिकाएं बोला जाता है। कोशिकाएं इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि इनमें सेल नहीं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो DNA वगैरह भी नहीं होगा, तो इसलिए, और इसमें लाइसोजाइम भी नहीं होता है, तो सेल वाली बात नहीं है इसमें, इसलिए इसको कणिकाएं बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन, एक RBC में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक एसिड में। इतना शुद्ध हिंदी दिया हुआ है कि हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम होगी। हम तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा सकूँ। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं होना चाहिए। कोशिकाएं ग्लूकोज में किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक एसिड में। मतलब कि जो एनारोबिक रिएक्शन होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें हमारे जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टोर्ड रहता है पहले से ऑक्सीजन। तो जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं, खेलते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में वो बदल जाता है, ATP में नहीं बदल के, जो हमारा ये है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, और ईस्ट वगैरह में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड से ही बनने के कारण क्रैम्प्स आ जाते हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड टू एंटर टू द विंड पाइप। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। ब्लड ही करता है। कहाँ जाता है? एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई को दे देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोलाई से ले लेता है ऑक्सीजन। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग से संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में पहले शुरू होती है, जहाँ पाइरुवेट बनता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन, हाँ, दोनों में, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है या एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो पोर्शन है ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना, ये दोनों में होता है। उसके बाद जो है उसमें जो है ईस्ट वगैरह है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, और हम में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ATP में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP में। तो एनर्जी करेंसी जो है क्या है? ATP है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
पहाड़ों में रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होता है, तो वायु को ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी बार होता है? 12 से 15 बार होता है। और एक बार में हम कितना नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कितना हम गैस लेते हैं? 500 ml लेते हैं, ठीक है। और अगर जैसे एक बार में हम 500 लेते हैं तो एक मिनट में कितना हो गया? 12 हो गया। तो एक बार में कितना हो गया? एक मिनट में 6000 ml, मतलब 6 लीटर जो है हम गैस लेते हैं टोटल, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में अंतः में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? ऑक्सीजन की कमी तथा CO2 की अधिकता के कारण। उस समय ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा तथा पॉन्स में। ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स में। फेफड़ों में के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल का, इसीलिए लंग्स को प्लूरा ही बोला जाता है। अधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? 24 ATP। टोटल ATP जो बनता है वो 38 ATP बनता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 का। फर्मेंटेशन तथा अनॉक्सी श्वसन के खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी लुईस पास्चर ने ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया फेफड़ों तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन पहुंचाता है? पल्मोनरी आर्टरी, ओनली आर्टरी दैट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और only vein that contain oxygenated blood is pulmonary vein। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया बाएं लेफ्ट एट्रियम किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा। रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन गैनांग श्वसन मापी जो गैनांग रेस्पायरोमीटर से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं होता? कुछ भी परिवर्तन नहीं होता नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन जितना आता है उतना ही छोड़ दिया जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़िए, इतने से काम नहीं होगा, और ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, अलग अलग एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, स्टोमाटा का क्या काम है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। बताया था कि लार में क्या होती है? टाइलिन एंजाइम होती है और लाइसोजाइम होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। इसलिए लार, सुबह की जो लार होती है उसको थूकना नहीं चाहिए, उसको खाली पेट जो है पहले पानी के साथ अंदर घोट लेना चाहिए। वसा का पाचन करने में लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होती है? लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त के का संचयन कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। पित्त जो है, बाइल जूस कहाँ जो है स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। जब जरूरत होती है फिर उसको यूज किया जाता है। बाइल का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को फैटी एसिड से तोड़कर जो है फैटी एसिड जो उसमें तोड़ देता है और हेल्प करता है, ठीक है। जो बाइल जूस ये निकालता है उसमें होता है बाइल सॉल्ट, बिलिरुबिन पिगमेंट्स जो कि आरबीसी का डेड पार्ट है, बिलीवर्डिन होता है, और ये क्या करते हैं? ये तोड़ने का काम करते हैं फैट्स को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में जाकर के, सबका वही होता है। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में, ठीक है। स्टमक की दीवार का पेशी संकुचन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? क्रमाकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन रूप में।
बताया था ग्लाइकोजन रूप में, और फिर उसको लीवर जो है जब मन करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? HCl का बहुत सारा काम है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना और फिर जर्म्स को मारना, खाना फूड डाइजेशन में हेल्प करना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। और इसके इफेक्ट से कौन बचाता है? हमारे स्टमक को, नहीं तो हमारा स्टमक जल जाएगा। कौन बचाता है? वो बचाता है म्यूकस, जो सिक्रेट होता है स्टमक से। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है? बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पास में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसका अब कोई यूज नहीं है और वो इनफैक्ट प्रॉब्लम ही करता है। जब उसमें खाना चला जाता है गलती से और सड़ने लगता है, सड़ने की वजह से वहाँ वॉर्म्स, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो पेट में दर्द होता है, अपेंडिक्स हो जाता है, फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। ये एनिमल्स में ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो उनको सेलुलोज पचाना होता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन, ये एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और उसको निकालने को बोला जाता है अपेंडिक्टोमी। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? लीवर, बता चुकी हूँ मैं। एक स्तनधारी के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे जो है पहली ग्रंथि बड़ी कौन सी है? लीवर है। लीवर की वजह से जो है भाई ऊपर लंग को भी प्रॉब्लम होता है, राइट वाले लंग को भी, और राइट पार्ट के किडनी को भी प्रॉब्लम होता है। थोड़ा नीचे होना पड़ता है, एक को थोड़ा ऊपर होना पड़ता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्च किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। फैट्स किस में टूटता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में टूटता है। प्रोटीन किस में? अमीनो एसिड्स में टूटता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। मम्स पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहांस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? पैनक्रियाज। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहाँ होता है? पैनक्रियाज में होता है। मानव शरीर में किस एक अंग को हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करता है और साथ ही पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। तीन सिक्रेशन करता है ये। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, बता चुकी हूँ। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन, ठीक है। लीवर में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त को जोड़ने से, क्योंकि शरीर में तो जो ब्लड है हमारा उसमें एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर है, फिब्रिनोजेन प्रेजेंट रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं बन जाए उसको कौन देखता है? उसको देखता है लीवर, ठीक है। और लीवर में क्या प्रेजेंट होता है? हिपेरिन। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में, हाँ, और छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है विली पाया जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इससे ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं और खाना सीधे ब्लड वेसल में चला जाता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए मेन। मानव शरीर में जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना शुरू हो जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? किस अंग के द्वारा रक्त से, ब्लड से यूरिया निकलता है? किडनी से। लेकिन यूरिया को कन्वर्ट जो है अमीनो एसिड से, जो अमोनिया है, अमोनिया से यूरिया में बदलता कौन है? वो बदलता है लीवर ऑर्निथिन साइकिल द्वारा और यूरिया साइकिल द्वारा। और हम यूरिया ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर हम अमोनिया निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स कर सकते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया निकालते हैं क्योंकि वो दिन रात पानी में रहते हैं और हम उतना पानी नहीं पी सकते, उतना पानी स्टोर नहीं कर सकते, तो हम यूरिया निकालते हैं। लीवर हमारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है और जो पक्षी वगैरह होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। इसलिए उनका जो यूरिन होता है पेस्ट लाइक होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियास। और डायबिटीज जिनको हो जाता है वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव जूस पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पीएच पे कि पीएच ऑफ सलाइवा कितना होता है, जैसे 6.8 है। फिर बकल कैविटी पे, और बकल कैविटी में टीथ पर क्वेश्चंस आते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म
प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में, स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट किस में टूटते हैं, फैट्स टूटता है ग्लिसरॉल में। उनके एब्जॉर्प्शन पे विली कहाँ प्रेजेंट होता है, विली कैसे एब्जॉर्प्शन करता है, तो इन सब से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन। तो आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और फिर फाइनली हम देखेंगे बहुत सारे ट्रिक्स भी।